दोस्तों 19 अक्टूबर 2025 की ये बात है। जम्मू कश्मीर की एक जगह लगती है और बनपोरा नौ गांव में ही एक जैसे मोहम्मद के कुछ जो पोस्टर थे वह दीवारों के ऊपर चिपकाए हुए थे। इसी बीच में जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको वह पोस्टर दिखाई देते हैं, तो वह कहते हैं कि जो पुलिस है वह इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस जो मामले की वह जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिरकार दीवारों के ऊपर ये जैसे मोहम्मद है इसके पोस्टर है वह किसने लगाए हैं। यह पाकिस्तानी आतंकवादी का संगठन है और कश्मीर में आखिरकार यहाँ पर इसका क्या काम है, और बस यह जानने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच में एक नाम निकलकर सामने आता है, वह नाम होता है डॉक्टर आदिल अहमद। और डॉक्टर आदिल अहमद का जब नाम निकलकर सामने आता है तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम क्या आतंकी साजिश कर रहे हो, और जो यह पोस्टर है इसको जो चिपकाए हैं तुमने, इस पोस्टर को चिपकाने का क्या चस्वा करने का पीछे का कारण क्या है, तुम क्या देश में आतंकी साजिश करने वाले हो, किस चीज को अंजाम देने वाले हो। और पुलिस है वह अपने तरीके से काम कर रही थी और एक नाम और है वह निकलकर सामने आ जाता है। वह नाम होता है हरियाणा के गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम का। और हरियाणा में एक अल्फा यूनिवर्सिटी होती है और इस अल्फा यूनिवर्सिटी का एक सीनियर डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर का नाम होता है शकील मुजलिम। और जम्मू कश्मीर की पुलिस है वह इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी। और अब यहाँ पर जो हरियाणा के गुरुग्राम का नाम सामने आता है तब हरियाणा की पुलिस है वह उसके जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वह हरियाणा की पुलिस से संपर्क करती है और फिर जो हरियाणा की पुलिस है वह भी इस काम में जुट जाती है। और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा की पुलिस और साथ ही जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो पुलिस है वह इन तीनों ने एक साथ ज्वाइंट कर और एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। आखिरकार जब इस पूरे मामले का जो खुलासा है वह किया जाए कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है यह क्या है, इसकी पूरी जांच पड़ताल ये तीनों कमेटियां कर रही थी। इसी बीच में जो 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुस्लिम शकील था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसको पकड़ने के बाद और फिर पुलिस है इसे अपने तरीके से पूछताछ करती है और इसे पूछती है कि आखिरकार तुम किसी बड़े एक काम को अंजाम देने वाले हो और हमें यह पुख्ता सबूत मिले हैं तुम्हारे खिलाफ, तुम किसी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम देने वाले हो। इससे पहले पुलिस वहां पर बात बताता कुछ इससे पहले ही जो पुलिस है इसको जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 9 नवंबर 2025 को हरियाणा का एक प्रदेश लगता है फरीदाबाद, और फरीदाबाद के पास एक गांव लगता है जिसका नाम है धोज गांव। और धोज गांव में एक ऐसा मकान है जो कि एक तरह से वह गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने वहां जाकर रेड मारी तो वहां देखने की कोशिश की तो वहां से लगभग 12 छोटे बड़े सूटकेस मिलते हैं और उन सूटकेसों में जो देखा जाता है कि ऐसे 358 किलोग्राम विस्फोट पदार्थ थे। ऐसे कि विस्फोट पदार्थ यदि वह फट जाए तो उनको गलत रूप से इस्तेमाल कर लिया जाए। इनका इस्तेमाल करने से ये कई दूर में जो विस्फोट होता है वह होता है, इससे कई जान जा सकते हैं और कई जैसे कि घर के घर भी इसमें बर्बाद हो सकते हैं। बहुत से लोगों की इसे जन हानि हो सकती है। और जब पुलिस है इसे अलाउंसमेंट राइफल मिलती है, ये AK-47 से थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। इसकी मारक क्षमता है उनकी AK-74 से कम नहीं होती है और यह 3 मैगजीन मिलती हैं। इसमें डॉक्टर जो कि निशानदेह होते हैं। इसमें आधार पर 84 जिंदा कारतूस मिलते हैं, एक पिस्तौल भी मिलती है और 8 लाइव राउंड मिलते हैं और इससे सब कुछ मिलता है। और यह सब मिलने के बाद चाहे तो हरियाणा पुलिस हो या फिर जम्मू पुलिस हो या फिर ये एक और जो NIR की टीम थी ये पुलिस हो, ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े खुश होते हैं कि जैसे कि हमने देश में होने वाला एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। यह सोचकर ये जो तीनों पुलिस की टीम थी ये बहुत ज्यादा खुश होती हैं।
और ये खुशी मना रहे थे कि जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा धमाका होते होते हमने देश को बचा लिया है। और यह साथ आगे जो अपने और जांच पड़ताल करते और इसमें जो इसके आरबीआई हो और और जो अन्य एजेंसियां हैं जांच की वो हो, इस नतीजे पर पहुंचती उससे पहले भी यहाँ पर उससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके की जो गूंज है वह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि जो आसपास के मुल्क हैं उनमें भी इस धमाके की गूंज है वह सुनाई देती है। इसमें लगभग 12 से 13 लोग मारे जाते हैं और करीब जो 29 लोग हैं वह घायल हो जाते हैं। और इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले से लगभग 300 मीटर दूर लाल किले में किला मेट्रो स्टेशन, इसका गेट नंबर 1 पर। और यह तारीख होती है 10 नवंबर 2025 के शाम के लगभग 6:52 के आसपास का समय था। और जब वाहन धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर सामने लाल किला होता है और दूसरी तरफ चांदनी चौक होता है, यहाँ पर भीड़ अक्सर रहती है और चाहे तो रात हो या चाहे दिन हो लोग एक दूसरे के सट के चलते हैं। जैसे कि एकदम से भीड़ रहती है, यहाँ पर लोग एक दूसरे के टच में होकर चलते हैं, वाहन भी एक दूसरे के टच में होकर चलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। जब लाल किले में लाल बत्ती हो जाती है, कुछ स्थिति भी ऐसी भयानक होती है कि ज्यादा वाहन हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ते हैं और इसी बीच में एक जोरदार धमाका होता है। और जैसे ये धमाका होता है तो आग का गुब्बारा है वह उठता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। इसकी गूंज 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। आसपास के लोग हैं वह एक दूसरे को सटके जैसे कि टच कर कर चलते हैं और वाहन को भी वह एक दूसरे को टच कर कर चलते हैं और गोली की जैसे कि किसी गोली चलने की संख्या होती है। और यहाँ पर जैसे वह धमाका होता है तो यहाँ पर एकदम से भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग वहां पर एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग इस जो आग का गुब्बारा फटा था इसके चपेट में आ जाता है वह लोग बुरी तरह से जल जाते हैं और कुछ लोग इसकी आग की लपटों में आ जाते हैं, वह बुरी तरह से झुलस जाते हैं। लोगों में यहाँ चीख पुकार मची हुई थी और जिसको जैसा मौका मिल रहा था वैसे यहाँ से बचकर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जुटे हुए थे। तभी नजदीकी पुलिस स्टेशन में ये सूचना दी जाती है कि फायर ब्रिगेडियर कि वहां पर जो फायर ब्रिगेडियर होती है उसकी टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। और इसी बीच में कई लोग हैं वह सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लग जाता है। जो लोग हम ब्लॉगर होते हैं वह वहां पर वीडियो बना रहे थे तो वह यह वीडियो है यह एक सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड कर देते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। और इसी बीच में एक वीडियो में सुना जाता है कि जो एक i20 कार होती है और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें एक सीएनजी का सिलेंडर होता है और वह सिलेंडर का बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके की वजह से ये जो लोग हैं सभी तरह के लोग हैं वह अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं और पुलिस है वह भी मौके पर पहुंच जाती है। जो घायल है उन्हें तुरंत प्रभाव से तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और उनकी पहचान कराना भी मुश्किल था क्योंकि उनकी जो पहचान थी वह जैसे कि वह लोग थे वह पूरी तरह से जल चुके थे। फिर जब इन लोगों की गिनती शुरू की जाती है तो कभी 8 आती है, कभी 9 आती है, कभी 10 आती है, कभी 11 आती है। जब हम इस घटनाक्रम को सुना रहे थे तो जो इंडिया एक्सप्रेस की टीम है उसने मृतकों की रिपोर्ट के अनुसार संख्या 13 बताई थी और यहाँ पर 21 से 22 लोग वह घायल हो गए हैं। और फिर जो पुलिस की जांचें थी, पुलिस एजेंसियां थी वह मौके पर जांच में जुट जाती हैं कि आखिरकार यह एक सिलेंडर था या फिर कोई आतंकवादी घटना था। सचमुच में ही यह सिलेंडर ही फटा है या फिर सीएनजी फटा या फिर कोई आतंकवादी हमला है। जब यहाँ पर जो ये i20 कार का नाम आता है तो पुलिस वाले हैं वह बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं वह खंगाले जाते हैं और जैसे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो उनमें जिस गाड़ी का नंबर होता है HR
26CE7674 इस गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो यह जानकारी मिलती है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जैसे जैसे कैमरे को बैक किया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले हैं वह इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। यह 10 नवंबर 2025 के शाम के 7:30 बजे के आसपास का एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये गाड़ी देखी गई थी और यहाँ से यह निकलने के बाद टोल रिकॉर्डिंग के अनुसार यह 8:30 बजे के आसपास यह भद्रपुर टोल पर थी और फरीदाबाद से यह दिल्ली की तरफ रुख कर रही थी ये गाड़ी। और यह गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट होता है, उसका धमाका होता है, उस गाड़ी का ओखला इंडस्ट्रीज एरिया की तरफ जा रही थी और वहां से इसे शायद तेल खत्म हो रहा था और तेल कम हो रहा था और इसमें तेल खत्म हो रहा था। तो ये सुनहरा मस्जिद के पास एक पार्किंग होती है, उस पार्किंग में जाकर ये गाड़ी लगभग 3:19 पर वहां जाकर खड़ी हो जाती है और फिर शाम के 6:48 तक यह पार्किंग में ही रहती है। और जैसे ही ये गाड़ी उस पार्किंग से निकलती है तो यह यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वह यहाँ पर जांच में जुट जाती है, चाहे एनआईआर की टीम हो, चाहे आरबीआई की टीम हो या फिर दिल्ली पुलिस हो और चाहे कई एजेंसियां हो, वह सभी इस गाड़ी के बारे में जानकारी लेने में जुट जाते हैं। और फिर यहाँ पर चाहे तो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो या फिर जो आरटीओ की जो एजेंसी है वह हो, इसमें जो एक जो गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ था उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया जाता है, जो आरटीओ के दफ्तर के नंबर के बारे में पता निकलवाया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि जो ये गाड़ी थी ये रजिस्टर्ड थी, ये इसमें धमाका हुआ था, इसका जो मालिक है उसका पता किया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि मोहम्मद सलमान शांति नगर हाउस नंबर 631-21 यह यहाँ का रहने वाला था और गुरुग्राम यह हरियाणा ही एक ऐसा एड्रेस, हरियाणा का ही एड्रेस मिलता है और ये गुरुग्राम के हरियाणा का ही एड्रेस होता है। और जैसे यहाँ पर पुलिस जाती है तो पुलिस जाने के बाद जैसे ही उस घर से मोहम्मद सलमान है वह निकल कर आता है और लेकिन जो मोहम्मद सलमान है वह तो उस घर में रहता ही नहीं है, वहां पर एक और ही लोग आता है जिसका नाम होता है दिनेश। और दिनेश कहता है कि मैं 2016 से इस घर में रह रहा हूँ, लेकिन 2016 से पहले यह जो मोहम्मद सलमान है यह यहाँ से चला गया था और जब लॉकडाउन हुआ था तब एक कमरे में रहता था और वह अपनी जिंदगी गुजार रहा था, गुजर बसर कर रहा था। ग्लास की कंपनी में वह काम करता है और फिलहाल वह ग्लोबल सोसाइटी सोहान में एक शिफ्ट हो गया है। तभी पुलिस की टीम है वहां जाती है और दिनेश को अपने साथ लेकर जाती है और ताकि वहां से पता चल सके। और फिर ये जो पुलिस वाले हैं ये जो दिनेश है इसको भी साथ में ले लेते हैं, उसको साथ में ऐसे लेते हैं कि जैसे कि जो मोहम्मद सलमान है, दिनेश है, वह उसको चेहरे से पहचानता था और जो पुलिस वाले हैं वह कहते हैं कि तुम उसे चेहरे से पहचानते हो और तुम हमारे साथ चलो, कि जैसे कि मोहम्मद सलमान मिलेगा तो तुम हमें बता देना कि यही मोहम्मद सलमान है। वह जैसे ही मोहम्मद सलमान के घर पर पहुंचते हैं तो जो उसकी बेटी है वह बाहर निकल कर आती है, वह कहते हैं कि ये आपको किससे मिलना है, वह कहते हैं कि हमें तो मोहम्मद सलमान से मिलना है। तो जो उसकी बेटी वह कहती है कि मोहम्मद सलमान मेरे अब्बू लगते हैं और वह अंदर सोए हुए हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। और वह बाहर अधिकारी खड़े हुए थे, पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारी एजेंसी ऑफिसर खड़े हुए थे। मोहम्मद सलमान उनसे बातचीत करना शुरू होती है, उनको वो पहले ही हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा जाता है कि HR26CE7674 गाड़ी, क्या आप इसके बारे में क्या जानते हो? और फिर ये कहता है कि साहब ये गाड़ी तो मैंने लगभग 1.5 साल पहले ही बेच दी थी, एक देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची थी। और लेकिन ये जो देवेंद्र नाम का व्यक्ति है मैं इसे अब नहीं जानता कि ये कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं रहता है। और फिर यहाँ पर पुलिस है वह दर बदर इस चैन को जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो ये गाड़ी थी ये HR267674 थी। इस गाड़ी को एक साल में 7 अलग अलग लोगों ने खरीदा था। और फिर आखिरकार में जो 7वां मालिक होता है वह तारिक होता है और तारिक ने इस गाड़ी को खरीदा था और ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला होता है।
बस पुलिस के कान में यह बात खड़ी हो जाती है और वह पुलिस है उसका दिमाग बिल्कुल बात पर एकदम से सटक जाता है और बिल्कुल फिट हो जाता है कि शायद ये गैस का सिलेंडर नहीं फटा है, इसमें सीएनजी नहीं फटी है, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है। ये पुलिस है वह इस सारे मामले को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खंगालना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर जो गाड़ी है उसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसका चेहरा है वह साफ दिखाई दे रहा था और उसने काले रंग का मास्क भी पहन रखा था। वह दिल्ली से होते हुए मुंबई के एक ऐसे बड़े बड़े शहरों से कुछ ना कुछ महंगे महंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहां पर उसको जो रेंज होती है वह बताया जाता है कि वह 1.5 से 2 किलोमीटर तक की रेंज में साफ सुथरा देख सकते हैं। और वो दिल्ली की जैसी जगह में और वह लाल किले के आसपास भी वह बात हो या चांदनी चौक हो, आसपास में बड़े बड़े सीसीटीवी एरिया होते हैं और वहां कोई ना कोई व्यक्ति अगर गुजर रहा है, जाहिर सी बात है उसे एक अंग भी देखा जा सकता है। और इन कैमरों के अंदर चाहे व्यक्ति का एक एक अंग देख लो और इन कैमरों के माध्यम से उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि इन कैमरों के माध्यम से दूर दूर तक का लोग है वह बहुत अच्छा दिखाई देता है। और फिर इसी बीच में पता चलता है कि एक व्यक्ति की शक्ल है वह काफी मैच हो रही, जिसका नाम होता है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद होता है। हालांकि वह मास्क लगाए हुआ था। उसके बारे में पता किया जाता है तो वह फिलहाल वर्तमान में अल फलाह मेडिकल कॉलेज होती है उसमें उसकी पोस्टिंग होती है और वहीं ऐसी दावा किया जाता है कि यह वही कार है जहां से यह कार फटी थी। और फिर पता क्या जाता है जैसे ही इस कार का धमाका होता है तो जो डॉक्टर था उसका भी इस कार के अंदर ही चिथड़े उड़ जाते हैं। और फिर पुलिस है वह इसके मामले में ज्यादा जानकारी और प्राप्त करती है तो फिर पता चलता है कि जो ये जो डॉक्टर थे, इसका जो डॉक्टर था इसने थोड़ी और जांच पड़ताल करना शुरू की तो यह JMSC श्रीनगर में MD की पढ़ाई की थी। MD की पढ़ाई के बाद यह अंत में सीनियर रेजिडेंट भी रहा था और उसके बाद यह फरीदाबाद में आकर शिफ्ट हो जाता है और एक तरह से यहाँ एक धमाका होता है। और वह ठीक 24 घंटे पहले 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद के पास हौज गांव होता है। वहां पर एक बड़ी मात्रा में 358 किलोग्राम के आसपास विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं और पुलिस और उसकी जांच एजेंसी इनकी कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया। जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से फिर अलग अलग टीवी चैनल प्ले पर चलने शुरू हो जाता है और फिर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और फिर गृह मंत्री सभी इस मामले की अपडेट लेना शुरू कर देते हैं, खबर लेने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जांच पड़ताल है वह भी जुट जाती है और दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुर्गी पुलिस और हरियाणा पुलिस तमाम कोशिशें इस मेहनत में लगे हुए हैं। शायद मेहनत है ये थोड़ी सी देर हो सकती है और यह जांच पड़ताल चल रही है। और पुलिस में जो धमाका हुआ था, ये जो कार में विस्फोट हुआ था, इसकी जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय और NRA जो की जांच सौंप दी गई है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस और डॉक्टर उमर और उसकी मां और उसके भाइयों को भी हिरासत में ले लिया है। DNA और जो सैंपल हैं उनके लिए इस जांच पड़ताल में गाड़ी जो होती है उनके गाड़ी के जो शख्स होता है, मालिक होता है, उन सबको भी जांच हिरासत में ले लिया है। और फिर कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने शायद जांच में थोड़ी सी देर कर दी। अगर उसने जांच को और गंभीरता से लिया होता तो शायद से जो थोड़ी देर हो चुकी थी ये ना होती हो। जो फरीदाबाद में 358 किलोमीटर जो ग्राम था विस्फोटक पदार्थ मिला था और जो डॉक्टर उमर था वह भी पकड़ा जाता तो शायद ये जो धमाका वगैरह हुआ था ये नहीं होता। और हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो गृह मंत्रालय की तरफ से NR की तरफ से जांच सौंप दी गई है और जम्मू कश्मीर की पुलिस है वह इस डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को हिरासत में ले लिया है और DNA सैंपल है उसकी जांच पड़ताल के लिए भेज दिया गया है। और ड्राइवर भी बैठा हुआ है, वाकई में ही डॉक्टर उमर था यह, फिर भी कोई और बैठा हुआ था। ये जो ड्राइवर सीट के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति था ये डॉक्टर उमर ही था या फिर और कोई व्यक्ति है। और यहाँ जो मुलजिम है शकील है और इसे भी 358 किलोग्राम जो विस्फोटक पदार्थ था उसे बरामद किया था।
जो इस CDR निकलवाई जाती है, लोकेशन से संपर्क किया जाता है तो लोगों के बारे में पता चलता है। इनमें कोशिश की जाती है कि जो लखनऊ के खंडारी बाजार का रहने वाला होता है डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनके बारे में पता चलता है तो यह स्लीपर सेल का काम करने लगते हैं और अभी भी यह दवा का ही काम करता है। दावा किया जाता है कि यह पुख्ता नहीं है। अभी किसी ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन ऐसा ही बताया जा रहा है कि भारत में जामुतुल मोमिनात ए हेड बताई जाती है, जिसे यह ग्रुप के जैक्स पाकिस्तान की एक ऐसा संगठन है जिसमें आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है और आतंकी घटनाओं को यह लिप्त रहता है। और फिर इस जो ये मामला है, इस पूरे मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम भी आता है। शाहीन शाहिद है इसके बारे में। और फिर पुलिस है यह और ज्यादा आगे और जो जांच पड़ताल करती है तो उसमें पता चलता है कि स्लीपर सेल का काम करने लगता है और अभी दावा किया जाता है पुख्ता नहीं है। और जो एक फाइनल रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसा लगता है कि जो भारत के जामुतुल मोमिनात हेड बताया जाता है, जिसमें यह ग्रुप जैक्सन जैसे पाकिस्तान एक ऐसा संगठन होता है जहां पर बड़े आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है और एक हिस्सा होता है उसमें एक बड़ा आतंकवादी होता है और उनके ग्रुप हेड को यह इंडिया के अंदर शाहीन शाहिद नाम आता है। ये शाहीन शाहिद है, इसके बारे में जब जानकारी करने की कोशिश की जाती है तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में यह जमीमान और यह लक्षरा की प्रवक्ता रहती है और फिलहाल ये हरियाणा फरीदाबाद में ही अपने घर में रह रहे हैं। और फिर पुलिस है यह इस मामले की और आगे जांच करती है तो पता चलता है कि जो ये मंडियाब थाना में है, इसमें जो इसका भाई डॉक्टर है परवेज अंसारी, इसमें लगभग घर में 3 घंटे तक इसके घर की अवैध तलाशी ली जाती है। और फिर इस घटना के बारे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुटे हुए हैं और इस गिरफ्तार किया जाता है। जांच पड़ताल की जा रही थी तो जो अल्फा यूनिवर्सिटी है उसका वह भी जांच के दायरे में घिर जाती है। बताया जाता है कि यहाँ कई बार 7 से 8 लोगों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है और जो डॉक्टर पकड़े गए थे उन डॉक्टर का वह मारा गया था और उसे वह इर्द गिर्द संपर्क में जितने लोग थे उन लोगों को पूरी तरह से पूछने पर मजबूर किया जाता कि आखिरकार ऐसे घटना को अंजाम क्यों दिया है। और उसमें कई लोग तो जिसमें से शरीर पूरी तरह से च्युत हो गया है, उड़ गया है, जिनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है और कई लोग ऐसे घायल हो चुके हैं। लोगों जो कि चांदनी चौक में खरीदारी करने के लिए आए थे, वह घूमने के लिए आए थे, लाल किला देखने के लिए आए थे, आम लोग जैसे बेकसूर लोग थे, वह इस घटना में मारे गए। और बहुत से बेकसूर लोग थे, उनके किसी के हाथ पैर जल गए तो किसी का पैर जल गया, किसी का और अंग जल गया। इनमें बेकसूर लोगों के तो उनको बहुत ज्यादा, आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि और किसी को दुख देना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जय हिंद, जय भारत।